नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि प्रत्येक बच्चे के जो गार्जियंस हैं, टीचर हैं, तो वो जब एजुकेशनल इन्वायरमेंट में, इंडियन एजुकेशनल इन्वायरमेंट में अगर हम देखें तो उनकी चिंताएं विशेषकर कुछ ऐसी होती हैं जिसमें अक्सर उनको लगता है कि बच्चे को लगातार पढ़ाई करते रहना चाहिए, अधिकतम पढ़ाई करे, सारी चीज़ें जो उसके सिलेबस की उनको याद कर ले, कंठस्थ कर ले और कोई पूछे तो उसे तुरंत बता दे, परीक्षा में उसके अधिकतम नंबर हो, अंक हो और वो हर बात का जवाब दे लेता हो। और ऐसी भी चिंताएं हैं, इन सब चिंताओं के कारणों की वजह से बच्चे को बहुत छोटी उम्र में विद्यालय में दाखिल कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब शुरू से तैयारी करेगा बच्चा तो चीज़ों को जल्दी तैयार कर लेगा। कभी कभार ये होता है कि वो अगर चीज़ों को बहुत जल्दी तैयार कर लेता है या सीख लेता है तो उसको अगली कक्षाओं के कंटेंट को, सिलेबस को, जो चीज़ें होती हैं उनको पढ़वाया जाता है, अलग से एक्स्ट्रा टीचर लगाया जाता है। क्या ये सारी चीज़ें बच्चे की सीखने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं या बच्चे के सीखने की प्रक्रियाओं को शोषित करती हैं? इन पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 है, जिसमें प्रोफेसर यशपाल ने शिक्षा बिना बोझ के इन पर चर्चा करके इसका निर्माण किया था। एनसीईआरटी ने इसे पब्लिश किया है। तो इनके बिंदुओं पर जो बातें लिखी गई हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो हम जाने कि बच्चे के जो सीखने की प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं में किन किन चीज़ों को महत्व देना चाहिए, किताबी ज्ञान को अधिक महत्व देना चाहिए या स्वाभाविक प्रक्रियाओं को अधिक महत्व देना चाहिए, सृजनात्मकता का पोषण करना चाहिए या रटने की प्रक्रियाओं को इनहेंस करना चाहिए। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो हम नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के चैप्टर नंबर 2 से पेज नंबर 18 पर डिस्कस कर रहे हैं। कुछ 7 बिंदु दिए गए हैं पेडागोजी के, उन पर हम चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है कि सभी बच्चे स्वभाव से सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं और उनमें सीखने की क्षमता होती है। तो ये जो सोचना है कि प्रत्येक बच्चा, यहाँ पर बात आती है, यहाँ लिखा है सभी बच्चे स्वभाव से। कोई बच्चा ऐसा नहीं होता है जो सीखता ना हो। अक्सर लोगों की धारणाएं हैं, शिक्षकों की, गार्जियंस की, माता पिता की, कि कोई बच्चा सीख रहा है और कोई सीख ही नहीं रहा, इसलिए उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है। ऐसा नहीं, प्रेशर नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चा स्वभाव से सीखने के लिए प्रेरित होता है और उसके अंदर सीखने की क्षमताएं पाई जाती। हाँ, ये क्षमताएं व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर सबकी अलग अलग होती हैं, लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसमें सीखने की क्षमताएं ना हो और सीखता ना हो। अब सीखना होता क्या है, तो यहां इन्होंने डिफाइन किया है दूसरे पॉइंट में, अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना व कार्य अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। अब देखिए, अधिगम आपको पता है व्यवहार का स्थायी और स्वाभाविक परिवर्तन अधिगम प्रक्रिया या अधिगम कहलाता। लर्निंग क्या है, यानी बिहेवियर में कुछ ऐसे चेंज हैं जो स्टेबल हो, स्थायी हो, ऐसे बदलावों को हम अधिगम कहते हैं। इन्होंने अधिगम को और ज्यादा अच्छे से डिफाइन किया है, कहा है अर्थ निकालना। सीखने की प्रक्रिया का मतलब है अर्थ निकालना, अमूर्त सोच यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इमेजिनेशन, चिंतन, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना, एलोबरेशन व कार्य अधिगम प्रक्रिया की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू। यानी अधिगम प्रक्रिया में केवल व्यवहार परिवर्तन नहीं, अर्थ निकालना है, इमेजिनेट करना है, अपनी थिंकिंग को सोचना है, अमूर्त सोचना है, विवेचना करना है, गतिविधि करना है, ये अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण हिस्सों में से हैं। आगे बात आती है तीसरे पॉइंट में, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से भी भिन्न तरीकों से सीखते हैं। मतलब स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर। अब जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा दिन रात पढ़ता रहता है इसलिए वो ब्रिलियंट है। हो सकता है किसी दूसरे के सीखने की प्रक्रिया कुछ दूसरी प्रकार की हो। तो यहाँ हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि सीखने सिखाने की जो प्रक्रियाएं हैं वो सबकी अपनी यूनिक और इंडिविजुअल होती हैं। कोई एक जैसा दूसरे की तरह सीखता नहीं है, सबका सीखने का तरीका जो है वो अपना होता है।
अनुभवों के माध्यम से। अब जो अंतर है, कोई अनुभवों के माध्यम से सीखता है, कोई स्वयं चीजें करने से, स्वयं बनाने से, प्रयोग करने से, पढ़ने, विमर्श करने, पूछने, सुनने, उस पर सोचने, मनन करने से, या गतिविधि या लेखन के जरिए अभिव्यक्त करने से, अपने विकास के मार्ग में इन सभी तरह के अवसर मिलने चाहिए। अब जब सबके सीखने की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं, कोई अनुभव के द्वारा, कोई चिंतन के द्वारा, कोई गतिविधि के द्वारा, कोई और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा सीखता है, तो इन जो सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं हैं ये सबकी अलग अलग हैं। अतः प्रत्येक बच्चे को इस प्रकार के अवसर मिले ताकि वो अपनी क्षमता, अपनी रुचि के आधार पर प्रयास करके व्यवहार में परिवर्तन कर सके, ताकि जो उनकी क्षमताएं हैं वो और अधिक विकसित हो और समस्याओं का, उनके जीवन में आने वाली समस्याओं का वे आसानी से समाधान कर पाए। आगे बात आती है बच्चे मानसिक रूप से, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। वर्तमान में भारत में जो एजुकेशनल इन्वायरमेंट बना हुआ है, ऐसा मानना है कि 2 साल का बच्चा स्कूल जाता है, वो केजी यूकेजी में पढ़ता है, तो ये यहाँ पर सोचना है कि क्या छोटे बच्चे जल्दी तैयारी करने लग जाते हैं, जल्दी पढ़ने लग जाते हैं, तो क्या वो ज्यादा ब्रिलियंट हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा है पॉइंट नंबर 4, बच्चे मानसिक रूप से तैयार हों उससे पहले उन्हें पढ़ा देना बाद की अवस्थाओं में उनमें सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। बच्चे मानसिक रूप से तैयार हों। आपको पता है जब तक मानसिक रूप से बच्चा तैयार नहीं है, उससे पहले अगर उसे कुछ सिखा दिया जाता है तो उसकी आगे की सीखने की जो प्रवृत्ति है, एटीट्यूड है, वो प्रभावित होता है। इसलिए ध्यान रखना है, जब तक बच्चा मानसिक रूप से तैयार ना हो जाए तब तक उसे कुछ सिखाना। आगे लिखा है उन्हें बहुत से तथ्य याद तो हो जाते हैं। अब जो बच्चे मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं, वो अगर उन्हें कुछ सिखा दोगे तो वो चीजें याद कर लेंगे, बहुत से तथ्य याद तो कर सकते हैं, लेकिन संभव है कि वे ना तो उन्हें समझ पाए और ना ही अपने आसपास की दुनिया से जोड़ पाए। ये 4th पॉइंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें इसको बहुत तेजी से, प्रभावी तरीके से इसका वायलेशन हो रहा है, इसको गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है। अब जब तक बच्चा मानसिक रूप से तैयार नहीं है तब तक चीजों को सिर्फ रट लेगा। कभी कभार, अब यही है, सीधी सी बात है, किसी चीज में आपकी रुचि है, लेकिन वो रुचि और शारीरिक और मानसिक क्षमता के आधार पर ना हो करके वो वहां पर अधिकतम कर दिया। जैसे तुम्हें कोई चीज पसंद है, साइकिल चलाना पसंद है, लेकिन आपसे 24 घंटे साइकिल चलवाई जाए तो आपको क्या होगा? उसी चीज से आप दूरी बनाएंगे, बोर्डम होगा, अधिगम का पठार आने लग जाएगा, थकान वगैरह के कारण। तो ये जो स्थितियां पैदा हुई हैं, तो कह रहे मानसिक रूप से जब तक तैयार ना हो बच्चे तब तक कोई चीज याद तो कर लेते हैं अगर दबाव डाला गया, लेकिन संभव नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि उन सारी सीखी हुई चीजों को अपने व्यवहारिक ज्ञान में उसको प्रयोग कर पाए या लागू कर पाए, आसपास की दुनिया से उसे जोड़ पाए। स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती। हमने चैप्टर नंबर 4 की पहली लाइन पेज नंबर 88 पर पढ़ाया था कि सीखने की प्रक्रिया सामाजिक संबंधों के ताने बाने में लगातार चलती रहती है। यहां से सवाल भी आता है, भाषा की पेडागॉजी में एक बार सवाल पूछा गया था कि घर की भाषा और स्कूल की भाषा में डैश डैश होना चाहिए। ऑप्शन पहला होता है अलगाव, ऑप्शन दूसरा होता है जुड़ाव, तीसरा होता है समरसता और चौथा होता है समरूपता। अब यहां पर जो लाइन है, स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती है। इन दोनों जगहों में यदि संबंध रहे तो सीखने की प्रक्रिया पुष्ट होगी। अगर घर की भाषा और स्कूल की भाषा में जुड़ाव है, अलगाव, समरसता और समरूपता ना होकर के जुड़ाव है, तो सीखना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि चाइल्ड पेडागॉजी में टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चे के घर के ज्ञान को स्कूल के ज्ञान और स्कूल के ज्ञान को जीवन के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाना टीचर का मुख्य कार्य है। तो ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। और कार्य, अब यहां पर बात आती है जो सीखने की प्रक्रिया स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर जुड़ाव है, उसमें अगर संबंध है तो ये सीखना और बेहतर हो जाएगा। आगे लिखा है सीखना एक उचित गति
होना चाहिए, सीखने की जो एक उचित गति होनी चाहिए। गति इसलिए होनी चाहिए कि किसी दिन तो बहुत ज्यादा वर्क दे दिया गया, किसी दिन बिल्कुल वर्क नहीं, तो उसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। एक ऐसी सीखने की प्रक्रिया हो। आप पढ़ोगे 110 नंबर पेज पर एनसीएफ में, हिंदी वाले एडिशन में, तो वहां आता है कितना कार्य दिया जाना चाहिए, बच्चे को गृह कार्य कितना दिया जाना चाहिए। तो यहाँ महत्वपूर्ण है, बच्चे की क्षमताएं सबकी अलग अलग हैं, तो इसलिए सबके सीखने की जो गति है वो भी अलग अलग है। तो शिक्षक एज ए साइकोलॉजिस्ट यानी शिक्षा मनोविज्ञान का जानकार है, तो उसको इस बात की समझ होनी चाहिए कि सीखने की उचित गति को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, उनको सराउंडिंग इन्वायरमेंट से कैसे जोड़ा जाता है, उसकी भाषा, मातृभाषा या उसकी भाषा से कैसे जोड़ा जा सकता है, इनका भी ध्यान रखना है। इसी के साथ इन्होंने बताया है कि हम सीखने की एक उचित गति होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी अवधारणाओं को रटकर और परीक्षा के बाद सीखे हुए को भूल न जाएं, बल्कि उसे समझ सके और आत्मसात कर सके। अब जब उचित गति होगी, जब धीरे धीरे उसकी जैसी क्षमता है वैसे सिखाया जाएगा। अगर दबाव है, पहले से कुछ किया नहीं गया, जब एग्जामिनेशन आया, परीक्षा आई, तब उसे दबाव डाल करके चीजों को रटा दिया गया, तो रट तो लेगा और परीक्षा में उसको रिकॉल करके नोट कर देगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको आत्मसात कर पाए। आत्मसात मतलब इंटरलाइज्ड कर पाए, जिससे खुद के एलोबरेशन हो, जिसमें खुद के कॉन्सेप्ट हो, जिसमें खुद के एग्जाम्पल वो सेट कर पाए। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर ऐसी चुनौतियां। अब यहां पर बात आती कि सीखने में विविधता व चुनौतियां होनी चाहिए ताकि वह बच्चे को रोचक लगे और उन्हें व्यस्त रख सके। ऊब महसूस होना इस बात का संकेत है कि वह कार्य बच्चा यांत्रिक रूप से दोहरा रहा है या कर रहा है। ये क्वेश्चन सीटेट प्राइमरी में पूछा गया है कि जब बच्चा लगातार कोई काम करता है मशीन रूप से, या काम करते करते ऊब जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो बोर्डम कहते हैं, पेलगी ऑफ लर्निंग कहते हैं, अधिगम का पठार कहते हैं। यानी जहां संज्ञानात्मक वैल्यू 0 हो जाए, कॉग्निटिव वैल्यू 0 हो जाए, उसे अधिगम का पठार कहते हैं, सीखना शून्य हो जाओ। ये कई कारण है, थकान के कारण, बीमारी के कारण, अरुचि के कारण, इंटरेस्ट नहीं है, या और कई सारे कारण हो सकते हैं। सीखना किसी की मध्यस्थता या बिना भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आप वाइगोस्की का प्रिंसिपल पढ़ते हो तो उसमें ZPD आता है, जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्केप फोल्डिंग सहारा देना। तो ध्यान रखना है, सीखना किसी की मध्यस्थता, टीचर एज ए फैसिलिटेटर क्या करता है, स्केप फोल्डिंग का काम करता है। बच्चे कुछ कार्य तो स्वयं कर लेते हैं, कुछ कार्य करने के लिए माता पिता और गुरुजनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ 7 नंबर पॉइंट और आखिरी पॉइंट है, सीखना किसी की मध्यस्थता या उसके बिना भी हो सकता है। प्रत्यक्ष रूप से सीखने से सामाजिक संदर्भ व संवाद, विशेषकर अधिक सक्षम लोगों से संवाद, विद्यार्थियों को उनके स्वयं के उच्च संज्ञानात्मक स्तर पर कार्य करने का मौका देते हैं। यानी उनकी थिंकिंग जो है, उनकी क्रिएटिविटी जो है, उनके अंदर जो इनोवेशन है वो थोड़ा एम्पावर होता है, वो उसकी जो क्षमताएं हैं सोचने की वो विकसित होती हैं। इसलिए जो सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं हैं वो स्वाभाविक तरीके से बालक की क्षमताओं के आधार पर होनी चाहिए, उनके ऊपर बहुत दबाव नहीं होना चाहिए, उन्हें उचित मात्रा में गृह कार्य करना चाहिए, उचित मात्रा में पढ़ना चाहिए, और दुनियावी गतिविधियों में भी उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, सामाजिक गतिविधियों में। क्योंकि सीखने की प्रक्रिया केवल स्कूल और किताब या कोचिंग में नहीं होती, सीखने की प्रक्रिया सामाजिक संबंधों के ताने बाने में लगातार चलती रहती है। तो बच्चों, हम इस वीडियो में जाने कि सीखने की प्रक्रियाएं बच्चों में कैसी होती हैं, किन प्रकार से उनको हम इन्वायरमेंट दें तो वो सीख सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने ये सारी चीजें जानी। बच्चों, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि प्रॉपर उनको नोटिफिकेशन मिले। हमारा पेज है फेसबुक पर विद विपिन 17, वहां पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है विपिन वर्मा साइकोलॉजी, वहां आप आ सकते हैं, उनमें नोट्स वगैरह आपको बहुत सारे मिल सकते हैं। और प्लस हमें कमेंट के द्वारा या हमारे ईमेल हमें करके आप अपनी समस्याएं, अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।